हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। आज इसका क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो बेसिक चीजें होती हैं इंट्रोडक्शन वाली, जिनके नाम बार बार पूरे चैप्टर में ही रिपीट होंगे, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। और क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाउएवर नीट के और कुछ और एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत कम है इन टॉपिक से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम लोग सीखने वाले हैं। साथ में भाई ये जो चैप्टर है, अगर आप लोगों ने ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। एक जो डाउट होता है, एक जो कंप्लेंट होती है स्टूडेंट्स की कि थर्मोडायनेमिक्स को बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ये आसान हो जाएगा अगर आप लोग इन इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे। साथ में भाई इसके बारे में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ते वक्त ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इसका जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट असल में है, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, सिस्टम सराउंडिंग की डेफिनेशन, ये सब कुछ फिजिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए हम लोग ये नहीं समझ पाते कि केमिस्ट्री के अंदर इनको कैसे अप्लाई करें। तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेके बार बार इन सारी चीजों को समझेंगे, ताकि केमिस्ट्री के लिहाज से हम लोग इस चैप्टर से फेमिलियर बन सकें और हमें बेहतर ये चीज समझ में आ चुके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और फिर हम लोग करते हैं भाई जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले भाई इस चैप्टर के बारे में हम लोग शुरू करें, उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री से इसका आखिर रिलेशन क्या है ये समझ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है वो असल में केमिस्ट्री में कर क्या रहा है ना। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जहां पर इंजिन्स वगैरह में, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह में इसका काम आता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी करने का पर्पज जो है वो हमें सबसे पहले समझना है। देखो, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, रिएक्टेंट्स को अगर आपस में मिला देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, कुछ ऐसा कर दें कि मल्टीपल रिएक्टेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, तो वो रिएक्शन तुरंत हो जाए। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि तुरंत हो जाए बस रिएक्टेंट्स को मिलाते ही। सेकेंड क्लास ऑफ रिएक्शन ऐसी आती है जो कि ऑटोमेटिकली नहीं होती, सिर्फ रिएक्टेंट्स को मिलाना काफी नहीं होता, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है भाई, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। जहां पर जाकर वो रिएक्शन करेंगे वहां तक ले जाने के लिए हमें पहले थोड़ी उसको एनर्जी देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, हम लोग कोयला जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कंबस्टन ऑफ कोल। उसके अंदर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है इस तरीके से, और इससे जो है आग जलती है। अब क्या कोयले को ऑक्सीजन से मिलाना काफी है? अगर हम लोग कोल को हवा में रख देंगे तो क्या वो अपने आप जलने लग जाएगा? जी नहीं। इस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट्स को सिर्फ मिलाना काफी नहीं है, हमें थोड़ा सा स्पार्क इसको देना पड़ता है, थोड़ा सा इनिशिएट इस रिएक्शन को करना पड़ता है। बाद में ये अपने आप कंटिन्यू होती रहती है, जलता रहता है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग हमें देनी पड़ती है। तो हम बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम रिएक्टेंट्स को थोड़ी सी एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो रिएक्शन शुरू हो जाए। तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली दो तरीके की रिएक्शन हो गई, एक रिएक्टेंट्स को मिलाते ही हो जाएंगी, दूसरी क्या होगी भाई, थोड़ी सी इनिशियल एनर्जी हमें उनको देनी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी हमें रिएक्शंस को देनी होती है, ये केमिस्ट्री में हम लोग दो तरीकों से दे सकते हैं। पहला तरीका है भाई फोटोकेमिकल मेथड्स, दूसरा है थर्मल मेथड्स। इन दो तरीकों से हम लोग रिएक्शन को एनर्जी दे सकते हैं। फोटोकेमिकल मेथड का क्या मतलब है, फोटोकेमिकल मेथड का सीधा सा मतलब है कि हमें धूप के अंदर रिएक्शन करवानी है, धूप के अंदर रखना है। खास करके ऑर्गेनिक में जो फ्री रेडिकल टाइप के मैकेनिज्म होते हैं ना, वो इस तरीके से इनिशिएट होते हैं, उनको हमें धूप की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो फोटोकेमिकल एनर्जी हम लोग वहां पर सप्लाई करते हैं वो रेडिएशन की फॉर्म में करते हैं। हमने बस धूप में रखना है ताकि रेडिएशन जो है हमारे रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर सकें और उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके। तो ये था पहला मेथड, जिसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई होती है भाई, रेडिएशन की फॉर्म में फोटोकेमिकल एनर्जी सप्लाई होती है। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड जो होता है रिएक्टेंट्स को एनर्जी देने का, वो होता है भाई थर्मल मेथड्स।
थर्मल मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को गर्म करते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री की लैब में बहुत सारे औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम लोग रिएक्टेंट्स को एनर्जी दे सकते हैं। बर्नर होता है, हीटिंग मेंटल, हॉट प्लेट, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव सिंथेसाइजर, बहुत से तरीके होते हैं केमिस्ट्री में जिनमें हम लोग रिएक्टेंट्स को गर्म करते हैं ताकि उन्हें अपनी इनिशियल एनर्जी मिल पाए। तो वो सारे क्या कहलाएंगे, थर्मल मेथड्स। अब ये जो थर्मल एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को, ये किस फॉर्म में होती है ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होती है हीट की फॉर्म में। तो अगर हमें समझना हो कि भाई हीट आखिर है क्या, हीट का मतलब क्या है, तो हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट वो मोड ऑफ ट्रांसफर है जिससे कि थर्मल एनर्जी को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे जगह पर सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्नर से हम लोग रिएक्टेंट्स को दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो नई टर्म आ गई, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ फोटोकेमिकल एनर्जी, और हीट क्या होता है भाई, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ये दो तरीकों से हम लोग जो है एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर इस सब का क्या काम है तो वो भी समझ लो। थर्मल मेथड जितने भी होते हैं, थर्मल एनर्जी जिन जिन तरीकों से एक्सचेंज हो सकती है, चाहे वो कंज्यूम हो रही हो रिएक्टेंट्स के द्वारा, चाहे रिएक्टेंट्स जो है वो रिलीज कर रहे हो रिएक्शन करवाते वक्त, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, किसी भी तरीके का थर्मल एनर्जी का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस एक्सचेंज को स्टडी करने के लिए जिस साइंस को हम लोग अप्लाई करते हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो के नाम में ही थर्मल है। थर्मल एनर्जी किस तरीके से कंज्यूम हो सकती है या फिर रिलीज हो सकती है, या फिर ये कहें कि थर्मल एनर्जी किस तरीके से एब्जॉर्ब या फिर डिजॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है, उन सारे मेथड्स को स्टडी किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। तो ये काम होता है भाई थर्मोडायनेमिक्स का हमारे केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू किए जाते हैं। किस रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी, प्रोडक्ट बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये सब कुछ होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो दो पिक्चर हमने दी हुई है। यहाँ पर सोलर प्लेट है जहां पर सनलाइट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये एक तरीके की फोटोकेमिकल मेथड से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हम लोगों ने बर्नर के ऊपर एक रिएक्शन को रखा हुआ है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क को रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो भी रिएक्टेंट्स है वो हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये थे भाई दो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स क्या करेगा, एनर्जी चेंजेस जो होते हैं रिएक्शंस के अंदर उनको स्टडी करेगा। अब बेसिक आइडिया हमें आ चुका है कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करना शुरू करते हैं भाई। एक दो इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग, ये टर्म बार बार रिपीट होंगी तो इनका मतलब आप लोग यहीं पे समझ लीजिए। देखो, हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं पर कोई भी चेंज हो रहा है जिसकी एनर्जीज वगैरह को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर दो चीजें होंगी। एक तो होगा वो खुद ऑब्जेक्ट जो कि एनर्जी एक्सचेंज कर रहा होगा, और दूसरा होगा वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो एनर्जी या फिर उसका जो भी मैटर है वो ट्रांसफर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक गर्मा गर्म चाय के कप की बात करें, तो ये जो कप है इसको हम लोग बोल देंगे हमारा पूरा सिस्टम, और इसकी जो ये भाप है, जो धूप है, और ये जो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद तो इसकी जो हीट है, ये दोनों चीजें पूरे यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज हो सकती हैं। तो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स हमारे पास क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम क्या है भाई, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सराउंडिंग क्या है, वो एरिया यूनिवर्स का जहां पर हीट या फिर मैटर जो है ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम से। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा सिस्टम और पूरा सराउंडिंग्स अगर मिल जाए तो उन्हीं से पूरा यूनिवर्स बनता है। तो सराउंडिंग क्या हो गया, यूनिवर्स में से सिस्टम को निकाल दो, टोटल सराउंडिंग आ जाएगा। ये एक तरीके से मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने यहाँ पर बना दी सराउंडिंग की। तो बेसिकली कुछ भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, फॉर एग्जांपल लेफ्ट पिक्चर में आपको दिखेगा कि एक हीटिंग राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पर रखी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, भाप बोल लो या फिर झाग बोल लो, ये बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी रिएक्शन का सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम है। और इसके साथ में जहां पर ये हीट को एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, वो हमारा क्या हो गया भाई, सराउंडिंग्स हो गया। तो ये दो चीजें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम जो है वो आखिर कितने तरह का हो सकता है। देखो भाई,
हमने दो चीजें देखी थी सिस्टम की जो वो एक्सचेंज कर रहा था सराउंडिंग के साथ। पहला क्या था? हीट। दूसरा क्या था? मैटर। मैटर मतलब जो मॉलिक्यूल्स थे जो बहुत ज्यादा हीट हो जाते थे वो वेपोराइज हो जाते थे, तो वो मैटर भी एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा था। तो इन दोनों में से कितनी चीजें सिस्टम एक्सचेंज कर रहा है? हीट कर रहा है या फिर सिर्फ मैटर कर रहा है या फिर दोनों कर रहा है? इन बेसिस पे हम लोग सिस्टम को तीन मेजर पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक गर्म चाय की प्याली है जिसको हमने खुला छोड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा भाई, थोड़ा सा उसका जो वॉल्यूम है वो हवा में वेपोराइज भी हो जाएगा, मतलब कि मैटर एक्सचेंज हो रहा है। और साथ ही साथ वो कप बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, चाय जो उसके अंदर थी वो ठंडी भी हो जाएगी। तो मतलब कि एक खुला चाय का कप एक ऐसा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज कर रहा है और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या बोला जाता है भाई? ओपन सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास होता है क्लोज्ड सिस्टम। इमेजिन करो उसी चाय के कप को हमने कवर कर दिया एक लीड से, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, कोई भी मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर ही रहेंगे। हाउएवर ये हीट अभी भी एक्सचेंज करेगा। हीट एक्सचेंज क्यों करेगा? क्योंकि भाई जब हम लोग इसके अंदर गर्म चाय को डालते हैं तो इसकी वोल्स भी गर्म हो जाती हैं। वोल्स क्या है? कंडक्टिंग है। हीट जो है वो इन वोल्स से इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए ये चाय फिर भी ठंडी हो जाएगी भले ही हमने इसको ढक रखा हो। तो ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम बन गया, क्लोज्ड कप ऑफ टी एक ऐसा सिस्टम बन गया जो कि सराउंडिंग्स के साथ हीट तो एक्सचेंज करेगा लेकिन मैटर एक्सचेंज इस बार नहीं करेगा। तो इस वजह से ये एक क्लोज्ड सिस्टम का जो है एग्जाम्पल बन गया, ये एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल बन गया। देन आता है हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करे ना ही मैटर एक्सचेंज करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो थर्मोस्टेट की बोतल होती है उसमें अगर हम लोग गर्म पानी रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है, हालांकि वो भी 4-5 दिन के अंदर ठंडा हो जाता है। हाउएवर हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई ये एक काफी क्लोज सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम के। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये हीट और मैटर जो है एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी जो वॉल्स हैं वो हीट को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती, जितनी भी हीट है उसको कंटेन्ड रखेंगी, सीमित रखेंगी अपने अंदर ही, हीट जो है ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी। और अगर ढक्कन ढक्कन हम लोग लगा देंगे इन पे तो मैटर तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो थर्मोस्टेट होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। आइसोलेटेड मतलब एक तरीके से सराउंडिंग से बिल्कुल कटा हुआ सिस्टम, ना सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज करे ना मैटर एक्सचेंज करे। तो ये थे भाई तीन तरह के सिस्टम हमारे पास। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है ना, आप लोग ये समझ गए क्या क्या एक्सचेंज होता है। वोल्स जो होती हैं, वोल्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वोल्स हैं हमारे सिस्टम की वो कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग, हीट को कंडक्ट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो देखो भाई अगर हीट का एक्सचेंज कर रहा है हमारा सिस्टम तो ऑब्वियसली उसकी वोल्स क्या हो जाएंगी, कंडक्टिंग हो जाएंगी, हीट का ट्रांसफर वो करवा पा रही हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम की जो वोल्स होती हैं वो नॉन कंडक्टिंग होती हैं। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग हीट की बात कर रहे हैं। हीट का बैड कंडक्टर होगी एक तरीके से वोल्स। नॉन कंडक्टिंग वोल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल होंगी भाई आइसोलेटेड सिस्टम की। हाउएवर क्लोज्ड और ओपन सिस्टम की जो वॉल होंगी वो क्या होंगी, कंडक्टिंग होगी, क्योंकि ये जो है हीट एक्सचेंज कर रहे हैं सराउंडिंग्स के साथ। तो ये थी भाई बेसिक डेफिनेशन सिस्टम और सराउंडिंग की, ओपन क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम की। ये दोनों हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई। थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज को लेके हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं जो कि क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि हमने अब तक जहां पर भी स्टेट वर्ड पढ़ा है तो वहां पर हमें एक ही चीज ध्यान में आती है, स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल वाटर की 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर एक स्नोफ्लेक है जहां पर आइस की फॉर्म में वाटर है, मतलब कि सॉलिड है। एक तरीके से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सॉलिड। नेक्स्ट पार्ट में हमें झरना दिखा रखा है भाई, जैसा बाहुबली मूवी में था, है ना, इसी के ऊपर चढ़े थे हमारे बाहुबली जी। ये जो है वाटर की लिक्विड फॉर्म को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई लिक्विड गैसियस फॉर्म में। आपको दिखेगा कि ये जो लेक है या फिर इसको रिवर बोल लो, इस नदी के ऊपर से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है।
जो नीचे नदी के अंदर पानी है वो ऑब्वियसली लिक्विड ही है। गैस में किसको बोल रहा हूं, जो यहाँ पर आपको ड्रॉपलेट दिख रही है भाप की तरह, ये क्या है भाई, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को दिखा रहा है। तो ये तीन स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, ये हम लोग समझ गए, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। अब जो स्टेट ऑफ सिस्टम है वो कैसे अलग है इससे, स्टेट ऑफ सिस्टम सॉलिड लिक्विड गैस क्यों नहीं होता। तो देखो, हम लोगों को अगर ये तीनों सिस्टम कहीं दिखे ना, तो हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस से ही बता देंगे कि यहाँ पर लिक्विड है या फिर गैस है या फिर सॉलिड है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हमें दिख जाएगा, है ना, बर्फ होगी तो दिख जाएगी, बर्फ को हम लोग भाप तो बोलेंगे नहीं। तो इस वजह से क्या होगा भाई, सॉलिड लिक्विड गैस जो स्टेट ऑफ मैटर होती हैं उनको अपीयरेंस से ही हम लोग बता सकते हैं। हाउएवर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे पास दो ग्लास हैं, अभी टेक्स्ट को मत देखो, सिर्फ इन दो ग्लासेस को देखो, यहां पर ग्लास में जो पानी है वो दोनों में ही लिक्विड है। हाउएवर, ये जो है ये है हॉट वाटर और ये है कोल्ड वाटर, है दोनों ही लिक्विड ही, स्टेट ऑफ मैटर दोनों में सेम है। हाउएवर, इन दोनों के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जहां हम लोग एनर्जी की एक एक यूनिट को बारीकी से स्टडी करते हैं, वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी अलग हैं। दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी अलग है, एक के अंदर कम हीट है, दूसरे में ज्यादा हीट है। इसके अलावा एंट्रोपी के अंदर भी चेंज होता है, एंट्रोपी वगैरह क्या होती है वो भी हम लोग सीखेंगे। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिन जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी ही दोनों की अलग है भाई। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल स्टेट देखें तो दोनों की सेम है। वाटर जो ग्लास के अंदर है वो दोनों में ही लिक्विड है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को कैसे डिफाइन करें, हम लोग अपनी स्टेटमेंट से कैसे इन दोनों को अलग अलग प्रूव करें, किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग बताएंगे कि ये पानी गर्म है ये ठंडा है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी सीधी सी होती है भाई, टेम्परेचर। अगर इसकी हम लोग बात करें तो टेम्परेचर जो होगा, मान लो गर्म है थोड़ा सा इसलिए 50 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर लेफ्ट साइड में क्योंकि ठंडा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो टेम्परेचर कितना है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर फिजिकल स्टेट तो मैटर की सेम है, लेकिन सिस्टम की जो स्टेट है वो दोनों की अलग अलग है। ये बताने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है जो कि क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर ही हमें बता रहा है कि किसके अंदर कम हीट होगी, किसके अंदर ज्यादा हीट होगी, किसके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी, किसके अंदर गर्मी ज्यादा होगी, किसके अंदर जो है कम होगी। अब यहाँ पर देखो भाई, हो सकता है किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हो और वो बता दे कि सर टेम्परेचर की क्या जरूरत है, हम इसके अंदर उंगली डाल के भी तो बता सकते हैं कौन सा गर्म है या फिर कौन सा सही है। तो ठीक है भाई, आप बता सकते हो। अब एक इमेजिन करो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, एक और ग्लास मैंने ले लिया जिसके अंदर टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस है। आपके हिसाब से तो फिर दोनों ही गर्म होंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी भी अलग होगी, जो हीट होगी वो भी अलग होगी। ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स की सारी प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में जहां पर हमें एनर्जी को बहुत बारीकी से स्टडी करना होता है, वहां पर भाई हमें ऐसी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है जो कि सिस्टम की स्टेट को बेहतर एक्सप्लेन कर सकें। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन जब भी स्टेट ऑफ सिस्टम की बात हो तो आपके माइंड में सॉलिड लिक्विड गैस नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में इस तरीके की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि भाई एक बार हमें प्रॉपर्टीज की वैल्यू बताओ, टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, प्रेशर की क्या वैल्यू है। इन्हीं के बेस पे हम लोग बता पाएंगे कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। यहाँ पर टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ये तीनों की तीनों अलग स्टेट हैं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये तीनों अलग स्टेट हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। दिखने में भले ही तीनों लिक्विड हो, लेकिन तीनों थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अलग अलग स्टेट में है। ये होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यूज पता लगा के ही हम लोग बता सकते हैं, देख के नहीं बता सकते, और उंगली डुबो के तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये होती है भाई स्टेट ऑफ सिस्टम। अब डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इजी होगा। देखो, द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए डेफिनेट स्टेट व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यूज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, देखो टेम्परेचर जो है ना वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है यहाँ पर जहां से हम लोग बता रहे हैं कि सिस्टम की स्टेट क्या है।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से हम लोग सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम की स्टेट कैसे डिफाइन होगी भाई, कैसे हम लोग बताएंगे कि सिस्टम की स्टेट में है, वो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज से ही बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ के सरफेस पे रखे हुए हैं, तो अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर होता है ग्रेविटी की वजह से, वो होता है 1 एटमोस्फेयर। तो जब हमें ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर ये जो ग्लास है इसका प्रेशर है 1 एटमोस्फियर और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज की एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर ही हम लोग बता पाएंगे कि सिस्टम की स्टेट क्या है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेट वैल्यूज होती हैं हर एक स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को 1 की बजाय क्या कर दूं, 1.1 एटमोस्फियर कर दूं, तब सिस्टम की स्टेट कोई दूसरी होगी, सेम नहीं रहेगी। 50 डिग्री सेल्सियस को मैं 51 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तब भी सिस्टम की स्टेट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फिजिकल स्टेट वही रहेगी, लिक्विड है लिक्विड ही रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में स्टेट वर्ड आए, तो वहां पर आपको सॉलिड लिक्विड गैस नहीं सोचना है। वहां पर आपका तुरंत ध्यान किस चीज पे जाना चाहिए कि भाई हमें तो वैल्यूज बता दो, प्रेशर की कितनी है, टेम्परेचर की कितनी है, हम खुद समझ जाएंगे स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो सिर्फ इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेट वैल्यूज के ऊपर ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखो भाई, हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज से ही ये बता पा रहे हैं कि स्टेट क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम लोग थोड़ी सी भी बदल देते हैं, 1 एटमोस्फेयर से 2 एटमोस्फेयर कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यहां पर एक बात ध्यान से सोचो, हम लोग जैसे ही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, वैसे ही सिस्टम की स्टेट बदल जाती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू के अंदर वेरिएशन की वजह से सिस्टम की स्टेट भी वेरी कर जाए, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल का सीधा सा मतलब है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो कि डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम की क्या स्टेट होगी, उनको बदलते ही सिस्टम की स्टेट भी बदल जाएगी, वो होते हैं भाई स्टेट वेरिएबल। तो टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग यहां से समझ गए कि स्टेट वेरिएबल हैं, इनको अगर हमने बदल दिया तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। ठीक है भाई, मेन बात ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना, थर्मोडायनेमिक्स में जब भी स्टेट वर्ड आए तो आपके माइंड में सॉलिड लिक्विड गैस नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि क्या स्टेट है सिस्टम की। ठीक है भाई, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, आई होप। अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। उससे पहले ना मैं आपको एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं भाई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगी, देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का सीधा सा मतलब है, हमारे पास क्या होगी भाई, मल्टीपल स्टेट यहां पर दिखा रखे हैं सिस्टम की। ए पॉइंट के ऊपर मान लो कि एक स्टेट है जिसको हम लोग ए ही बोल रहे हैं। ए स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की हेल्प से। इनकी क्या वैल्यू है, तो ए के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू है T1, प्रेशर की वैल्यू है P1 और वॉल्यूम की वैल्यू है V1। तो ये तीनों ही स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू जब हमें पता चली, इन तीनों माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू जब पता चली, तभी हम लोग बता पाए कि ए जो है भाई वो सिस्टम की एक स्टेट है। यहां पर एक चीज इमेजिन करो, टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाती है गैस गर्म करते ही, है ना। टेम्परेचर जब हम लोग कम करते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, है ना, जैसे कि लिक्विफाई हो जाती है गैस। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के घटाने से वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर का भी इसी तरीके का केस होता है, जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर को रिलीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। तो बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर, ये जो स्टेट वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं भाई, सिस्टम की जो स्टेट ए है, स्टेट ए का मतलब क्या है, जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू क्या क्या है, T1, P1 और V1 है। हम एक स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे जिससे कि सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रेशर को रखा कांस्टेंट, लेकिन हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। टेम्परेचर हमने कितना कर दिया भाई, मान लो T2 टेम्परेचर हमने कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है इसलिए वो P1 ही है। ऐसा करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, मान लो कि V2 वॉल्यूम हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ एक पैरामीटर हम लोगों ने चेंज किया, वॉल्यूम अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज हो गया,
और उससे सिस्टम की स्टेट जो है चेंज हो गई। अब सिस्टम की क्या स्टेट बन गई, अब सिस्टम आ गया बी स्टेट के अंदर भाई। ठीक है, अब यहां से मान लो हमने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना था, T2 टेम्परेचर था, इसको हमने रखा कांस्टेंट, प्रेशर को हमने चेंज कर दिया, P1 से कर दिया P2, तो वॉल्यूम तो अब भी चेंज करेगा, वॉल्यूम हो जाएगा मान लो कि V3। तो यहां पर हमने कुछ स्टेट वेरिएबल्स को चेंज किया तो सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो गई। पहले सिस्टम बी स्टेज में था, अब जो है सिस्टम सी स्टेट के अंदर आ गया है, ये एक अलग स्टेट ऑफ सिस्टम बन गई है। स्टेट ऑफ सिस्टम अगर सी है तो उसका मतलब क्या है भाई, स्टेट के नाम से ही हमें क्या ध्यान में आना चाहिए, स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू, उसी से स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन हो पाएगी। तो स्टेट ऑफ सिस्टम वो है भाई, सी स्टेट ऑफ सिस्टम वो स्टेट है जिसके अंदर टेम्परेचर है T2, प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V3। अब मान लो कि हमने दोनों ही चेंज कर दिए भाई, T2 का हमने T3 कर दिया, प्रेशर को भी हमने P2 से P3 कर दिया, वॉल्यूम भी चेंज होगा, V3 के मान लो V4 हो गया, तो इसकी फिर से स्टेट चेंज हो गई। अब सिस्टम आ गया डी स्टेट के अंदर। तो डी स्टेट को अगर डिफाइन करना है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू। तो डी जो स्टेट है वो स्टेट है जहां पर टेम्परेचर है T3, प्रेशर है P3 और वॉल्यूम है V4। आगे हमने क्या किया, मान लो टेम्परेचर और प्रेशर की फिर से वही वैल्यूज हम लोगों ने कर दी। टेम्परेचर को T3 से हमने कर दिया T1 जो पहले था, प्रेशर P3 को हमने फिर से चेंज कर दिया P1 जो कि स्टेट ए में था, तो वॉल्यूम भी अपने आप अकॉर्डिंगली V1 ही बन जाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ भाई, सिस्टम की स्टेट फिर से चेंज हो गई, फिर से सिस्टम ए स्टेट के अंदर आ गया। तो इस तरीके से कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग करवाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करके सिस्टम की स्टेट को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, और किस तरीके से वेरिएबल्स को चेंज करने से जो है सिस्टम की स्टेट भी जो है चेंज हो सकती है। अब यहां पर आते हैं भाई हम लोग फंक्शंस की क्लासिफिकेशन पर। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है जिनकी वैल्यूज वेरी करती रहती है स्टेट के साथ। तो यहां पर ना दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इन फंक्शंस को। पहले फंक्शन होते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है हर स्टेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो फंक्शन है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है हर स्टेट के ऊपर, ए के ऊपर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बी के ऊपर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, सी के ऊपर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, डी के ऊपर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो उनकी जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक है अलग अलग स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर। अगर इस T2 टेम्परेचर को हम लोग घुमा फिरा के काफी बार हमने सिस्टम की स्टेट चेंज की, लेकिन वापस अगर हम लोग इसको सी स्टेट पे ही ले आए तो इसकी वही वैल्यू होने वाली है। अगर T2 टेम्परेचर है तो ये इसी स्टेट में रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहां पर देखो क्या मतलब है, अगर इसको घुमा फिरा के हम लोग वापस सी पे ले आए तो सी स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी टेम्परेचर की, इन तीनों की ही कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी सी स्टेट के अंदर। तो ऐसे फंक्शन जिनकी स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, whose value depend only on the state of function, state of system करो यहां पर, on the state of system, तो सिस्टम के स्टेट के ऊपर ही सिर्फ जिनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है उनको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। यहां पर देखो भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यू, यू होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, हीट प्लस वर्क डन के बराबर होती है। ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी आप लोग कोशिश करो इनके नाम याद रखने की, इन प्रॉपर्टीज के सिंबल याद रखने की। यू है इंटरनल एनर्जी, एच होता है इंथैल्पी, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं वो इंथैल्पी की फॉर्म में मेजर करते हैं, तो एच है इंथैल्पी, जी है गिब्स फ्री एनर्जी, एस को बोलते हैं एंट्रोपी, और क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क डन। तो यहां पर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई जो कि स्टेट फंक्शन है। यहां पर हीट जो है और वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन दोनों का जो सम है, जो एडिशन है, वो स्टेट फंक्शन है। ये भी हम लोग समझेंगे। पाथ फंक्शन देखते हैं सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखो, जो वर्क डन है वो एक पाथ फंक्शन होता है, मतलब हम लोग ए से बी स्टेट तक गए। अब यहां पर देखो,
ए से बी स्टेट तक जाने के बहुत से और तरीके हो सकते हैं। मान लो यहां पर हम लोग ए से बी तक कैसे गए थे, हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया था T2 में, जैसे ही किया बी जो है स्टेट बन गई थी। तो यहां पर जो है कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, कुछ काम हमें करना पड़ता है, कुछ एनर्जी देनी या फिर लेनी पड़ सकती है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है ना। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, ए से बी तक जाने के सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। मान लो हमने पहले क्या किया, T1 से टेम्परेचर कर दिया T3, T1 से कर दिया T2। तो पहले हम लोग क्या गए भाई, ए से लेके बी तक गए, फिर हमने क्या किया, डी स्टेट से सी स्टेट तक गए, फिर सी से हम लोग बी स्टेट तक गए। तो यहां पर एक तरीके से 3 बार हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाई, उसके बाद हम लोग ए से बी तक पहुंचे। तो एक रास्ता हो गया ये ए से लेके बी स्टेट तक जाने का, जिसमें हमने 3 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाए हैं, है ना। दूसरा रास्ता कौन सा हो गया भाई ए से बी तक जाने का, हमने डायरेक्टली टेम्परेचर को T1 से कर दिया T2 और हम लोग डायरेक्टली यहां पर पहुंच गए। तो यहां पर देखो, मान लो ए से बी तक डायरेक्टली जाने में W1 इतना वर्क डन हुआ है, ए से डी तक जाने में वर्क डन हुआ है वर्क डन ए, डी से सी तक जाने में वर्क डन हुआ है वर्क डन बी, और सी से वापस बी तक जाने में वर्क डन हुआ है WC। तो यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ है वो बराबर नहीं होगा बाकी तीनों के एडिशन के। W1 जो है that is not necessary equal to WA plus WB plus WC। जितने ज्यादा लंबा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्रोसेस हमने करवाए, उतना ही ज्यादा वर्क डन भी हमारे पास होगा, है ना। तो ये बराबर नहीं होगा। तो वर्क डन कितना होगा स्टेट को चेंज करने में, ए से लेके बी तक अगर हमने स्टेट को चेंज किया तो वहां पर कितना वर्क डन होगा, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो वर्क डन है वो एक पाथ फंक्शन है। वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, नॉट ए स्टेट फंक्शन। सिमिलरली हीट भी होता है। मान लो कि यहाँ पर ए के ऊपर कुछ थर्मल एनर्जी है, बी के ऊपर सिस्टम की कुछ और थर्मल एनर्जी है। हम लोग एक तो डायरेक्टली ए से बी तक जाएं और एक बहुत ज्यादा घूम फिर के हम लोग बी तक जाएं, तो वहां पर जो भी हीट एक्सचेंज हुई होगी वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि किस चीज पे भी डिपेंड कर रही है कि हमने ए स्टेट को बी तक पहुंचाने के लिए पाथ कौन सा फॉलो किया है। इस वजह से जो है हीट एक्सचेंज कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो वर्क डन और हीट दोनों ही क्या है भाई, पाथ फंक्शन है। हाउएवर दोनों का जो सम है Q प्लस W, ये जो दोनों का सम है ये स्टेट फंक्शन ही होता है। दोनों का एडिशन जो है वो सेम ही रहता है। रीजन क्या है भाई, Q प्लस W की वैल्यू जो होती है वो U के इक्वल होती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो। Q और W, हीट और वर्क डन दोनों पाथ फंक्शन है, लेकिन दोनों का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए Q प्लस W भी एक स्टेट फंक्शन होगा। दोनों का सम जो है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। यहाँ पर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हम लोग समझ गए भाई। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करे, सिस्टम की सिर्फ स्टेट पे। और पाथ फंक्शन कौन से फंक्शन है, वो फंक्शंस जो जिनकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करे, पाथ कौन सा फॉलो किया है हमने सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए। ए से बी स्टेट अगर हमने चेंज की है तो किस रास्ते से की है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन होता है। तो ये होते हैं भाई डिफरेंट स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। पहले वाला अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो कर लो। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये आखिर क्या होती हैं, देखो इमेजिन करो, सीधी सी बात, बिल्कुल सिंपल सी इमेजिन करो, हमारे पास ओशन था, समुंदर था, जिसके अंदर से मैंने क्या किया भाई, पानी का एक जग भर लिया। इसके अंदर जो पानी है वही इसके अंदर है, दोनों के अंदर पानी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। बल्कनेस जो है सिस्टम की वो अलग अलग है। बल्कनेस मतलब क्वांटिटी, कितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी हो गई, उतनी ही ज्यादा बल्कनेस सिस्टम में हो गई। यहाँ पर मान लो कि कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल है, कुछ लीटर वाटर है, यहाँ पर 1 लीटर वाटर भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी गैलन्स में हो सकती है, हजारों करोड़ों लीटर भी यहाँ पर पानी हो सकता है। तो क्वांटिटी अलग है लेकिन क्वालिटी एक तरीके से सेम है, पानी बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हमने अब तक पढ़ी है, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की सेम हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग हो।
दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है या फिर अलग है, इस बेसिस पे हम लोग उन प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं इनटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का जो मास है इन दोनों के अंदर, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है? मास बहुत अलग है भाई, इसके अंदर 1 kg मास भी नहीं हो क्या पता, लेकिन समुद्र के अंदर हजारों केजी मास मिलेगा। तो मास जो है m, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम के बल्क पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। इसलिए मास को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मास को बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो बल्क ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे। सिस्टम कितना बल्की है, उसके अंदर कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स की या फिर मॉलिक्यूल्स की कितनी ज्यादा क्वालिटी है, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो मास भी क्या है हमारे पास? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मान लो एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, मान लो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जो उष्मा से रिलेटेड, गर्मी से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। मान लो कि ये जो है गर्म पानी से भरे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर है पानी का, यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर है, दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी है कुछ ना कुछ, भले ही ठंडा पानी हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी जो है होती है, थोड़ी कम होती है लेकिन उसमें भी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई इसके अंदर कुछ थर्मल एनर्जी है, इसके अंदर भी कुछ थर्मल एनर्जी है, क्या दोनों के अंदर थर्मल एनर्जी बराबर है? जी नहीं, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी। तो एक तरीके से एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। इसलिए एनर्जी भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर है? जी नहीं, वॉल्यूम भी अलग अलग है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी जो होती है वो रिएक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से रिलेटेड टर्म होती है। तो यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ इंथैल्पी है, यहाँ पर और ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी इंथैल्पी और ज्यादा है। इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी की भी बेसिकली एनर्जी वाली यूनिट्स ही होती है ना। एनर्जी की यूनिट अगर जूल है तो इंथैल्पी की यूनिट होती है जूल पर मोल, सिंपल। ठीक है, तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस एरिया की बात कर लो, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत कम होगा, भले ही अगर इस पानी को हम लोग जमीन पे फैला दें तो उसका सरफेस एरिया भी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द ओशन। समुद्र के अंदर पानी का सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा होने वाला है ना। सरफेस एरिया भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हो गई जिनकी जो वैल्यूज हैं वो सिस्टम के बल्क पे डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन बल्क ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये थी भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एक चीज इमेजिन करो भाई, हमने ओशन के अंदर से एक जग भरा है पानी का, क्या दोनों के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस होगा? जी नहीं, जितना ठंडा ये था उतना ही ठंडा ये लगेगा। हो सके तो आप अपने वाली ट्रिक यूज कर लो, इसमें उंगली डुबो के देखो और समुद्र के अंदर उंगली डुबो के देखो, ऑलमोस्ट आपको सेम ठंडा ही लगेगा पानी, है ना। तो टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सिस्टम के बल्क पे डिपेंड ना करे उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है डेंसिटी होती है भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, वॉल्यूम जो है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास जो है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है जो कि डेंसिटी के बराबर होता है वो क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मान लो हम लोग डेंसिटी मेजर कर रहे हैं दोनों की। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हम लोग सेम ले लें, इसके अंदर से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हम लोग निकाल लें और ओशन के अंदर से भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हम लोग निकाल लें। वॉल्यूम की यूनिट बेसिकली क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के ही बराबर होता है। तो दोनों में से 1 ml पानी हमने निकाल लिया, 1 मिलीलीटर वाटर निकाल लिया, तो क्या उन दोनों के मास में कोई डिफरेंस होगा? जी नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम ही रहेगा। सेम वॉल्यूम का मास, अगर दोनों में से सेम वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं तो वो मास बिल्कुल बराबर आने वाला है। वाटर के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर जो डेंसिटी होती है वो होती है ऑलमोस्ट 0.99 ग्राम पर ml। वाटर की जो डेंसिटी होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर वो होती है 0.99 ग्राम पर
ml। ये वैल्यू भी याद रख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का मास हमेशा सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करता कि क्वांटिटी सिस्टम की कितनी थी, इसलिए डेंसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है भाई जो कि फ्लूइडिटी से रिलेटेड होती है। कोई भी लिक्विड कितना अच्छे से फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। जैसे पानी जो है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, पानी कम गाढ़ा होता है, और शहद की विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी ज्यादा होने से फ्लूइडिटी कम होती है, शहद कम बहता है, पानी ज्यादा बहता है। तो यहाँ पर जो फ्लो रेट है कि ये वाला पानी जिस रफ्तार से बहेगा और ये वाला पानी जिस रफ्तार से बहेगा, क्या दोनों के गाढ़ेपन में कोई भी फर्क होगा, क्या एक थिक होगा एक थिन होगा, ऐसा नहीं है। विस्कोसिटी भी दोनों की सेम ही मिलने वाली है, इसलिए विस्कोसिटी भी एक क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई प्रेशर। प्रेशर देखो, प्रेशर क्या है, यहां पर इस पानी के ऊपर अगर ये सरफेस के ऊपर रखा है तो यहाँ पर इसके ऊपर 1 एटमोस्फेयर प्रेशर ही काम कर रहा है। सिमिलरली ओशन के ऊपर जो वाटर है उसके वो भी है तो अर्थ के सरफेस पे ही, तो सरफेस वाले पानी के ऊपर 1 एटमोस्फेयर प्रेशर ही काम कर रहा है। तो प्रेशर भी एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो बेसिकली देखो, सिस्टम के साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर अंदर सेम तरह के पार्टिकल हैं तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो डिपेंड करेंगी क्वांटिटी ऑफ सिस्टम पर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम पर, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि डिपेंड नहीं करेगी क्वांटिटी पर। तो इस बेस पे हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के बल्क के ऊपर डिपेंड करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के बल्क के ऊपर डिपेंड ना करे। तो ये था भाई हमारे पास इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, अगर दो क्वांटिटीज दो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका एडिशन या फिर रेशियो या फिर मल्टीप्लीकेशन भी जो है एक्सटेंसिव ही होगा। यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम क्या था भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। मास जो था वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, बट दोनों का जो रेशियो डेंसिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। वही काम है स्टेट ऑफ पाथ फंक्शन वाला। वर्क डन जो है वो भी एक पाथ फंक्शन है, हीट जो है वो भी एक पाथ फंक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों का एडिशन भी एक पाथ फंक्शन हो। जी नहीं, दोनों का एडिशन इंटरनल एनर्जी यू के बराबर होता था और वो एक स्टेट फंक्शन होता था। तो दो फंक्शन भले ही अलग अलग प्रॉपर्टी हो, लेकिन उनका एडिशन और सम जरूरी नहीं है कि वैसी ही प्रॉपर्टी दिखाए। ठीक है भाई। हाँ जी, नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं भाई, 2008 का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आज का चैप्टर क्योंकि बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन वाला है इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा डीपली हम लोग जाएंगे चैप्टर में, वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज एक ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर स्टेट फंक्शन नहीं है। पहला ही देखो भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट और वर्क डन दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं होते, तो ये तो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन क्या दोनों का एडिशन भी स्टेट फंक्शन नहीं है? जी नहीं, Q प्लस डब्ल्यू जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता था, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन होता था भाई। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। H माइनस टी एस, इंथैल्पी माइनस टी एस। अब ये जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। जैसे जैसे आगे आगे टर्म आएंगी वैसे वैसे हम लोग और बेहतर समझते जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है। पहला है हीट, दूसरा है वर्क डन। 2 और 3, 2 और 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था भाई नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको आज ही दे दिया है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा भाई, कोई स्टेट ऑफ सिस्टम होगी ए, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम बी के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is a process in which state of system changes due to variation in a microscopic property। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे जिससे स्टेट की सिस्टम की स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। बहुत से तरीके हो सकते हैं, ए को बी तक पहुंचाने में, जरूरी नहीं है कि यही तरीका फॉलो हो।
देयर कैन बी मल्टीपल पाथ ऑफ चेंजिंग ए स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सिस्टम की स्टेट चेंज करेंगे। सिस्टम की स्टेट कैसे चेंज करेंगे? डिफरेंट जो वेरिएबल थे, जो स्टेट वेरिएबल्स थे, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी, उनकी वैल्यू को चेंज करके। कितने तरीके के होते हैं ये? कुछ प्रोसेस फॉर एग्जांपल सेम टेम्परेचर पे रख के हम लोग करते हैं, सिर्फ प्रेशर को वेरी करके, उनको आइसोथर्मल बोल देते हैं। अगर प्रेशर को हमने सेम कर दिया तो आइसोबारिक प्रोसेस बोल देते हैं। अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया और फिर स्टेट को चेंज करवाया तो उसको आइसोकोरिक बोलते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। बाय बाय। आई होप समझ में आया होगा।